हेलो एवरीवन, जुनून क्लासेस में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आपको मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे थर्मोडायनेमिक्स से, और जो नॉन टेक सब्जेक्ट आते हैं ईएसी में वो भी लगभग मैक्सिमम कवर करने की कोशिश मैं करूँगा। डेली यहाँ पर आपको 3 से 4 वीडियो मिले करेंगे, जिनमें से 2 से 3 रहेंगे थ्योरी के और एक डेडिकेटेड रहेगा क्वेश्चन को। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कंट्रोल वॉल्यूम इज। कंट्रोल वॉल्यूम एक स्पेस होता है जिसमें कि मास एंटर कर सकता है और एनर्जी एंटर कर सकती है और उसमें से वो बाहर निकल सकती है। तो कंट्रोल वॉल्यूम एक स्पेस होती है, एक फिक्स रीजन होता है, अ फिक्स रीजन वेयर मास हीट एंड वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री एट दैट रीजन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, फॉर अ प्योर सब्सटेंस एट ट्रिपल पॉइंट द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बतानी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम थर्मोडायनेमिक्स में निकलने के लिए फॉर्मूला होता है P+F = C+2, जहाँ पर P होता है फेस, F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, C होता है कंपोजिशन। अब प्योर सब्सटेंस दिया हुआ है, प्योर सब्सटेंस में जो कंपोजिशन रहेगा वो बन रहेगा। इसके अलावा जो फेस रहेंगे कहाँ पर निकालने? एट ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट पर फेस रहते हैं 3, तो इसमें वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3+F = 1+2। तो यहाँ पर जो F की वैल्यू आ रही है 0, यानी कि एट ट्रिपल पॉइंट प्योर सब्सटेंस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इन विच सिस्टम बाउंड्रीज अलाउ ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र। देखिए हमारे पास 3 तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में मास आपका बाउंड्री ट्रांसफर कर सकता है और एनर्जी आपकी बाउंड्री ट्रांसफर कर सकती है। क्लोज सिस्टम में मास आपका बाउंड्री ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन एनर्जी आपकी बाउंड्री ट्रांसफ़र कर सकती है। जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसमें ना तो आपका मास बाउंड्री ट्रांसफ़र कर सकता है और ना ही एनर्जी आपकी बाउंड्री ट्रांसफ़र कर सकती है। तो ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र किस में हो रहा है? ओनली क्लोज सिस्टम में हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज्ड इन अ पार्टीशन इनटू अ नंबर ऑफ सिस्टम। यदि एक सिस्टम को हम नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड कर दें तो कौन सी प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहती है? देखिए हमारा जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं उसमें 2 तरह की प्रॉपर्टी होती हैं। एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो मास पर डिपेंड नहीं करती हैं। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो मास पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और मास पर डिपेंड करती है, तो देखिए किसी भी सब्सटेंस का या सिस्टम को आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो मास हाफ हाफ हो जाएगा। तो मास हाफ हाफ हो गया, यानी कि ये मास पर डिपेंड कर गई, तो ये कहलाती है कौन सी? इसमें लिखा हुआ अनचेंज, जो चेंज नहीं होती वो कहलाती इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि आप इसको, ये सिस्टम है, इसका प्रेशर P है और टेम्परेचर T है। यदि आप इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 15 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 100 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, लेकिन इसका प्रेशर सेम ही रहेगा, तो ये क्या कहलाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है? प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, और जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है वो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इंटेंसिव, क्योंकि ये मास पर डिपेंड नहीं करती हैं। और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है? वॉल्यूम, वेट, एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी आप बोल लीजिए, ये कहलाती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम हुज वैल्यू फॉर द एंटायर सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल पार्ट। ठीक पहले जैसा ही एग्जाम्पल लेंगे, ये आपका कोई सिस्टम है, इसमें इनिशियल इसका जो मास था वो m था, इसमें आपने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो मास क्या हो जाएगा? m/2। ठीक इसी तरह इसका इनिशियल वॉल्यूम b था तो इसका फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? b/2। यानी कि यदि हम इन दोनों को जोड़ दें b/2 + b/2 = कितना हो जाएगा? v। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइड होती है, जबकि प्रेशर आप चाहे इसका यहाँ ले लीजिए चाहे यहाँ ले लीजिए, प्रेशर सेम ही रहेगा, क्योंकि प्रेशर हम एक पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं और बोल देते हैं इसका प्रेशर ये है। ऐसा नहीं कि हर एक जगह पर हम थर्मामीटर लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज आर करेक्ट? दे आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, आपको पता ही है, और इसको ध्यान रखना, मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा
कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए जो क्वेश्चन होता है वो ऐसा होता है, इसको आप ध्यान रखिए कि जो मैथ में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम एग्जैक्ट जब बोलते हैं वो होती है डी जेड इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। यदि यहाँ पर हो जाए डो एम अपॉन डो वाई इज इक्वल टू डो एन अपॉन डो एक्स, ये दोनों बराबर हो जाए तो हम बोलते हैं इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो हम उसको बोलते हैं इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। दे आर पॉइंट फंक्शन, ये भी सही है। दे डज नॉट डिपेंड अपॉन द पास्ट हिस्ट्री, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये कैसे होता है वो मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊँगा तब आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम आर करेक्ट। देखिए कोई भी सब्सटेंस हम लें, यदि वो हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है, भले ही उसमें कोई कमी है, लेकिन जब हम यूज कर रहे हैं तो वो कमी हमको परेशान नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल आप कपड़े पहनते हैं तो आपकी शर्ट में कितने सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, लेकिन जो छोटे छेद होते हैं वो आपको परेशान नहीं करते हैं, आपका पर्पस फुलफिल हो जाता है, इसलिए हम हमारी शर्ट को कंटिन्यूस मान सकते हैं। इसके अलावा जो सिस्टम का डायमेंशन होता है वो मीन फ्री पाथ से काफ़ी बड़ा होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। और हम इसमें एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का बिहेवियर कंसीडर नहीं कर सकते हैं, सारे मॉलिक्यूल का बिहेवियर हम कंसीडर करते हैं। चलिए अब ये पढ़ लेते हैं। लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनेबल मीनिंगफुल स्टैटिकल एवरेजिंग एंड असाइनिंग द प्रॉपर्टी वैल्यूज, ये सही हो जाएगा। मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल इज द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड हायर देन द सिस्टम डायमेंशन, ये नहीं होगा। बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज डिसरिगार्डेड, यानी कि हम काफ़ी सारे मॉलिक्यूल का बिहेवियर कंसीडर करते हैं, ये वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सही होने थे पी एंड आर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड बिलो आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास पर डिपेंड नहीं करती, तो वेट तो मास पर डिपेंड करता है तो ये नहीं होगी। टेम्परेचर मास पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप पूरे के पूरे सिस्टम में थर्मोमीटर नहीं लगाते हैं, आप केवल एक पर्टिकुलर जगह पर थर्मोमीटर लगा लेते हैं और टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं, ये हो जाएगा। वॉल्यूम जैसा कि मैंने आपको बताया दो पार्ट में आप डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं होगी, तो क्यू एंड एस, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, अ सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टिंग ऑफ प्योर सब्सटेंस व्हेन इट इज homogeneous and invariable in chemical composition and aggregation। तो जो भी एग्रीगेशन रहेगा उसका सेम रहना चाहिए। अब ये एग्रीगेशन क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा। केमिकल कंपोजिशन तो सेम रहना ही चाहिए और एग्रीगेशन भी आपका सेम रहना चाहिए, उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर सब्सटेंस। अब देखिए इसमें बोल दिया इन्होंने गैसियस एयर। गैसियस एयर में आपकी क्या हो जाती है O2 N2, और कहीं पर हमने गैसियस एयर ले ली क्या CO2 SO2, तो इसका और इसका केमिकल जो एग्रीगेशन है वो चेंज हो गया। हालांकि इसका केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे निकालिए, सब में O2 N2 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे एग्रीगेशन चेंज हो जाएगा, तो इसको हम गैसियस एयर को हम प्योर सब्सटेंस नहीं बोलेंगे। अब मिक्सचर ऑफ गैसियस एयर एंड लिक्विड वाटर, देखिए गैसियस एयर रहेगी उसमें N2A2 रहेगी, इसमें लिक्विड वाटर में क्या रहेगा H2O, यानी कि थ्रू आउट केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं है, या वाला भी गलत हो जाएगा। अब मिक्सचर ऑफ लिक्विड वाटर एंड लिक्विड वेपर, हाँ ये इसको मान सकते हैं क्योंकि इसमें केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा, चाहे लिक्विड ले लीजिए वेपर लीजिए कुछ भी ले लीजिए, तो इसका आर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एयर इज अ प्योर सब्सटेंस बट द मिक्सचर ऑफ एयर एंड लिक्विड एयर इट इन अ सिलेंडर इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ये सही हो जाएगा। इन अ होमोजेनियस केमिकल कंपोजिशन बट द मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड एयर एंड लिक्विड एयर आर हेट्रोजीनियस, क्योंकि जब भी आप लिक्विड एयर में कन्वर्ट कर देते हैं O2 N2 H2 हीलियम सब सेपरेट हो जाते हैं, जबकि जो एयर रहती है उसमें ये सेपरेट नहीं रहती, यानी कि ये भी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, आपको निकालना है कौन सी प्रॉपर्टी है। तो देखिए ये होता है क्लोज सिस्टम वर्क, ये होता है ओपन सिस्टम वर्क, और वर्क प्रॉपर्टी नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये लेकर सॉल्व करवाऊंगा, और मैंने क्या बताया था, दीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं तो इसके लिए कंडीशन क्या रहेगी,
प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, डी जेड इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो ये क्या हो जाएगा, डो एम अपॉन डो वाई इज इक्वल टू डो एन अपॉन डो एक्स, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक, अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे इस वाली इक्वेशन से और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ। मान लेते हैं z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी प्लस पी डी बी अपॉन बी, ये हो गया। यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन कैंसिल हो जाएंगे, डी टी अपॉन टी प्लस पी अपॉन बी डी बी। अब मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूंगा तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी। ठीक, m इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो x इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, t। ठीक, इसी तरह इस वाली को इससे कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अपॉन बी, और डी बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी। तो बाई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, v। अब मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्ट के लिए हम कंपेयर करते हैं किससे, डो m अपॉन डो y, जिसमें कि x कांस्टेंट रहेगा इज इक्वल टू डो n अपॉन डो x, और इसमें y कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर करने के लिए इससे कंपेयर करते हैं तो डो अपॉन डो बाय नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर बाय की जगह पर क्या लिखने वाला हूँ, भी, डो भी, और m की जगह पर क्या लिखने वाला हूँ, 1 अपॉन टी, और यहाँ पर x बाहर है तो x की जगह पर क्या लिखने वाला हूँ, t। यानी कि x को हम यहाँ पर कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, इसी तरह टेम्परेचर को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, यानी कि डो m अपॉन डो y एट x, इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 0। ठीक, इसी तरह डो n अपॉन डो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, डो अपॉन, इसको मैं लिख रहा हूँ डो n अपॉन डो x एट बाय। अब देखिए इसको मैं इक्वेट करूँगा डो अपॉन डो एक्स, तो x की जगह पर क्या लिखने वाला हूँ मैं, t। तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल t। n की जगह पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, p अपॉन v, और यहाँ पर बाय को कांस्टेंट कंसीडर करना है, यानी कि v को हमको कांस्टेंट कंसीडर करना है। अब देखिए p अपॉन v कोई रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो एक इक्वेशन होती है हमारे पास क्या, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, ये आइडियल गैस की इक्वेशन होती है। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, v को कांस्टेंट है ही, ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, p अपॉन टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम आर अपॉन v, क्योंकि हमको कांस्टेंट की टर्म में लाना था तो हमने ये वैल्यू चेंज कर दी है। यहाँ पर फिर से कंपेयर कर लेते हैं, डो अपॉन डो एक्स, तो x की जगह पर मुझे क्या लिखना है, t, और n की जगह पर मुझे क्या लिखना है, p अपॉन v, और v को मैं कांस्टेंट कंसीडर कर रहा हूँ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी आपको दिया हुआ है, p अपॉन v, तो यहाँ पर आपको केवल p को चेंज करना है, केवल किसको चेंज करना है, p को। तो p को मैं क्या लिख सकता हूँ, और t भी नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो t को भी हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह लिख सकते हैं, किस तरह, v तो कांस्टेंट है, v की टेंशन नहीं है, तो p इज इक्वल टू एम आर टी एट v, ये वैल्यू हम लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रही है, डो एन अपॉन डो एक्स, यहाँ पर बाय आ जाएगा,
सही है। तो बाई की जगह पर मुझे क्या लिखना है, बाई की जगह पर मुझे लिखना है v। बाई की जगह पर मैंने v लिख दिया, तो v को तो मैं कांस्टेंट कंसीडर कर लूँगा, लेकिन टेम्परेचर आ रहा है, इस टेम्परेचर को हम कैसे गायब कर सकते हैं। तो अरे ये भी तो लिख सकते हैं, p v अपॉन एम आर इजिकल टू टी हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको केवल और केवल प्रेशर चाहिए। एन की जगह पर मैंने क्या लिखा है, P अपॉन V। तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, सोचिए मैं क्या गलती कर रहा हूँ, P इजिकल टू एम आर टी अपॉन V। तो V स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर का टर्म रहेगा, लेकिन टेम्परेचर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर डो एन अपॉन डो एक्स एट बाय, तो डो अपॉन डो एक्स, तो x की जगह पर मुझे रखना था t और y की जगह पर मैं v ले लूँगा। तो इक्वेशन तो सारी सही लिखी हुई है, डो एन अपॉन डी टी अपॉन टी, टी टी पी अपॉन वी डी वी। तो डी टी एक्स के बराबर हो गया, टी एक्स के बराबर हो गया, और डी बी वाई के बराबर हो गया। तो डो एन अपॉन डो एक्स, तो एन की जगह पर पी अपॉन बी लिख दिया मैंने, पी अपॉन बी लिख दिया, और एक्स की जगह पर टी लिख दिया। ये सही हो गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि बाय को कांस्टेंट कंसीडर करके चलना है। तो P अपॉन बी को मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, तो पी वी इजिकल टू एम आर टी हो जाएगा, और D अपॉन डी टी कैसे इसको कैलकुलेट किया जाए। तो क्योंकि है ना, यहाँ पर B तो कांस्टेंट हो गया और दो टर्म आ रहा है P इजिकल टू एम आर टी, पी बी इजिकल टू एम आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन से जाना पड़ेगा, फिर कहाँ गड़बड़ हो रही है यार, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो P अपॉन भी, यदि हम B से थ्रू आउट डिवाइड कर दें तो यह आ जाएगा एम आर टी अपॉन भी, B कांस्टेंट है। तो P की जगह पर मैं लिख सकता हूँ, या फिर V की जगह पर लिख सकते हैं क्या, एम आर टी अपॉन पी, तो पी स्क्वायर हो जाएगा, और P की जगह पर लिख सकते हैं मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये P अपॉन टी होना चाहिए, क्योंकि P अपॉन टी यहाँ से निकल जाएगा तो ये हो जाएगा एम आर अपॉन पी अपॉन टी, एम आर अपॉन भी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल टी, और एम आर अपॉन भी, क्योंकि मास भी कांस्टेंट रहता है, सब कुछ कांस्टेंट रहता है, तो इसकी वैल्यू बराबर 0 हो जाएगी, क्योंकि ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। तो एम वाई इजिकल टू एन एक्स आ गया, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, और डी भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये दिया हुआ है जेट इंजन कैसा है, इसमें मास आता है और मास निकल जाता है, एक कंट्रोल वॉल्यूम होता है। हीटर इज बीइंग हीटेड इन अ सील्ड कंटेनर, तो सील्ड कंटेनर में जब हम हीट करेंगे तो एक इसका आंसर हो जाएगा क्लोज सिस्टम, यानी कि 2-1, और इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है 214, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा अब मैं सीरीज लेकर आने वाला हूँ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि मैकेनिकल की, इस चैनल पर नॉन टेक प्लस टेक दोनों सब्जेक्ट होंगे, और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम मैथ्स से, क्योंकि मैथ्स आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।